हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कशन करा था कॉस्ट शीट के बारे में। ठीक है, आज हम कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस करेंगे और कॉस्ट शीट को पूरी तरीके से क्या करेंगे, उसका काम तमाम करेंगे, खत्म करेंगे। बात क्लियर होगी? ठीक है, तो आप सभी के सामने मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 ओपन कर रखी है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 ICI के इंटर मॉड्यूल की है बेसिकली। और ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 एक ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि जिसमें आपका पूरा फॉर्मेट रिकॉल हो जाएगा, बहुत सारे आइटम आपको कवर अप करते हुए नजर आएंगे। इसको करने के बाद ये तो 100% गारंटी है कि पूरी कॉस्ट शीट क्या हो जाती है, रिवाइज हो जाएगी। अगर ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो गई तो पूरा फॉर्मेट पूरी कॉस्ट शीट एक बार में रिवाइज है। उसके बाद आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस बचते हैं, वो आपको वैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही समझ में आ जाएंगे। उसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगने वाला। मेन ये बड़ा बेहतरीन मुझे क्वेश्चन लगा था, इसको हम करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 कौन है? ठीक, क्लास में हमारी ले लो, फिर तुम रिकॉर्ड देख लेना। अगर तुम्हारे काम का हो रहा है तो बिल्कुल ले लो, उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। ना, फिर भी मुझे पता है ना इनका हाल। ठीक, चलो। हाँ जी, देखो आप सभी के सामने ना क्वेश्चन नजर आ रहा है। आप सभी के सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है, लिखा हुआ है अर्नब इस्पात उद्योग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। आपको 31 मई 2023 का आपको डिटेल दे रखी है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, और आपको ना पूरी डिटेल दे रखी है, लाइक रॉ मटेरियल परचेज, जीएसटी पेड ऑन द अबव परचेजेस, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, फ्रेड इनवर्ड, वेजेस पेड टू फैक्ट्री, ये सारी बातें दे रही है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके आइटम को पढ़ते हैं। समझ गए? आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, और आपको जब भी क्वेश्चन बहुत स्पीड से खत्म करना हो, तो पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम किस हेडिंग के अंदर जाने वाला है। बात क्लियर हो गई? चलिए, और एक बात और बता दे रहा हूँ, अगर एकदम से ना फर्स्ट स्ट्राइक में तुम्हें समझ में ना आ रहा हो कि आइटम कहाँ जाएगा, कोई बात नहीं, उसे छोड़ देना और आगे पढ़ना शुरू कर देना। समझ गए? समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना, ये गारंटीड है, समझ में आ जाएगा। देखो, रॉ मटेरियल परचेज, ये तो आपको हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। बोलो हाँ ये ना, तो ये आपका आएगा एक तरीके से डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। एक जो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, याद आया नहीं आया? बोलो हाँ ये ना, ठीक है ना। जीएसटी पेड ऑन द अबव टैक्स, देखो जीएसटी जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, ये कर देता, बट मैं ऐड करूंगा नहीं, क्योंकि नीचे इन्होंने क्या लिखा है, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा सर, अगर ये नहीं लिखता तो क्या करते? तब आप अजम्पशन ले सकते थे कि भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर एलिजिबल होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि टैक्स घुमा लिया जाएगा, ये टैक्स रिफंड आ जाएगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ, अगर देखो दे दिए तो बात अलग हो गई, और ये नहीं भी लिखा होता तो भी आप मान लेते। समझ गए? क्वेश्चन जब तक ये नहीं कह देता कि भाई इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, समझे, तब तक आप इसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानोगे। क्लियर ही नहीं है? आ गया? तो इसे क्या करना है हमें, इग्नोर, कट मार दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। फिर क्या लिखा, फ्रेट इनवर्ड। भैया देखो, फ्रेट इनवर्ड जो है वो भी तुम्हारे, वो क्या होएगा तुम्हारा, बोलो फटाफट दे। हाँ, ये भी तुम्हारे डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है, मतलब माल को लाने में आपने खर्चा किया। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी होता है कि फ्रेट इनवर्ड को ना रॉ मटेरियल कंजम्पशन में ऐड ना करो, तो तुम क्या कर सकते हो, एक तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बना सकते हो। डिपेंड ऑन यू, जैसा ठीक लगे। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, देखो फैक्ट्री वर्कर लिखा है, ठीक है ना। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, तो कौन से लेबर हो गई हमारी, डायरेक्ट लेबर। बात क्लियर हो गई? कौन सी हो गई, डायरेक्ट लेबर। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉय पीएफ एंड ये भी एम्प्लॉय को दे रहे हो आप? बोलो हाँ या ना। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू टुवर्ड्स एम्प्लॉय पीएफ एंड ESIS, ठीक है। चलो आगे, ये भी आपकी लेबर का पार्ट है एक तरीके से देखा जाए तो। प्रोडक्शन बोनस पे टू, देखो प्रोडक्शन बोनस पे टू फैक्ट्री वर्कर,
ये भी डायरेक्ट लेबर है। एक बार देखते हैं, मैंने बोला ना अगर तुम कहीं रुक रहे हो तो अभी आगे बढ़ जाना, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिली। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, ये तुम्हारा कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम प्रोडक्शन के लिए क्या पे कर रहे हैं, रॉयल्टी। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये भी क्या है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस। मेरी बात क्लियर हो गई, आगे चलो। उसके बाद आपको दे रखा है अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न, लाइफ इज इक्वल टू 2 ईयर प्रोडक्शन, ये भी तुम्हारा क्या बैठ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सारे शब्द मैंने बोले थे लास्ट क्लास के अंदर, मोल्ड, साचे, रॉयल्टी, पावर, फ्यूल, ये तो हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही। ठीक है ना। जॉब चार्जेस पेड फॉर जॉब वर्कर, बताओ जॉब चार्जेस, नहीं, जॉब चार्जेस पेड फॉर जॉब वर्कर, ये भी तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस कराएगा। जॉब चार्जेस है ना ये, और स्टोर एंड, ये भी आपका एक तरीके से, हाँ ठीक है ना। स्टोर एंड स्पेस कंज्यूम्ड, स्टोर स्पेस कंज्यूम्ड, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है आप। चलो अब देखो डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग क्या होगा तुम्हारा, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस बिल्डिंग एडमिन ओवरहेड, प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड, डिलीवरी व्हीकल ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए, सेलिंग ओवरहेड भी कह सकते हो। अलग अलग अगर देखो एक ही हेडिंग लगा रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए। और अगर अलग अलग हेडिंग लगा रहे हो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा, समझ गए। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि सुपरवाइजर फैक्ट्री में होता है टेक्निकली, जो लेबर को सुपरवाइज करता है, हैं? सुपरवाइजर को वेजेस मिलती भी नहीं है, सैलरी मिलेगी, तो ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर हो गई है, समझ गया। रिपेयरमेंट, हाँ ना 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 ना, वो बात अलग है, तो भी वो भी इंडायरेक्ट, तभी इंडायरेक्ट कहलाएगा, हाँ तब नहीं कहलाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, किसका पार्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, नहीं नहीं नहीं, सेल्स ऑफिस है, सेलिंग ओवरहेड बनेगा। व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर, व्हीकल मतलब BMW चला रहा है डायरेक्टर, ठीक है ना, तो बताओ क्या हो गया ये, ठीक है। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल NWIP, एक्सपेंस पेड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इसका तो हमने अलग ही हेडिंग बनाते हैं, याद है ना, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। सैलरी पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, तो मैं यहाँ पे क्वालिटी लिख देता हूँ बस, ये भी सेम है क्वालिटी। रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर पेड फॉर, R&D की अलग हेडिंग होती है, क्वालिटी के नीचे ही आती है। एक्सपेंस पेड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल है, होती है नहीं, एक्सपेंस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, देखो ये एडमिन ओवरहेड है, लेकिन एडमिन ओवरहेड दो पार्ट में थे, एक जनरल और प्रोडक्शन रिलेटेड, तो ये एडमिन ओवरहेड कौन से कहलाएंगे तुम्हारे, प्रोडक्शन वाले, है ना। पेड ऑफ फंक्शनल मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। फाइनेंस एंड अकाउंट का मतलब हो गया एडमिन, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए हो गया सेलिंग, S&D ओवरहेड। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर एडमिन, पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग
हाँ प्राइमरी पैकिंग की तो अलग हेडिंग होती है। वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ये होती है तुम्हारी सेकेंडरी पैकिंग, ये तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगी, मतलब एस लिख सकती हो, ठीक है ना। फिर आता है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर नॉन इक्विटी फंड। देखो इसमें ना दो बातें हैं, मैं तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूँ। जनरली मैंने जितना भी रिसर्च कर रहा था इसके बारे में लिखे, तो नॉर्मली इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस को कहीं पर भी जगह नहीं दी गई है कॉस्ट के अंदर, क्योंकि बार बार ये बोला गया कि ये फाइनेंस कॉस्ट है, सॉरी ये हाँ फाइनेंस कॉस्ट मतलब फाइनेंशियल का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये आपके बुक में ना लिखा हुआ है कि आप इसे ना अलग से दिखा सकते हो, कहाँ पर, अगर दिखाना है तो S&D का पार्ट दिखा सकते हो, समझ गए, अलग से। फीस फॉर ऑडिटर, एडमिन ओवरहेड, फीस फॉर लीगल एडवाइजर, एडमिन, नॉन इक्विटी फंड, नॉन, देखो इसका मतलब ये होता है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड ब्रैकेट में फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड। नॉन इक्विटी फंड का मतलब एक तरीके से जो इक्विटी फंड नहीं होते, टेक्निकली इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आप शेयर्स देके जो पैसा लेते हो, जो अमाउंट आप बोरो करते हो, मतलब इक्विटी के थ्रू जो पैसा लिया गया है उसको छोड़ के, इक्विटी के थ्रू जो पैसा लेगा उसको छोड़ के, शेयर्स के थ्रू जो पैसा लेगा उसको छोड़ के जो बच जाता है नॉन इक्विटी फंड, उस पैसे को यूज करने पे आपने इंटरेस्ट पे करो। लाइक अगर आपने लोन ले रखा है, डेबेंचर्स, हाँ बेसिकली डेबेंचर्स ले रखे हैं, बॉन्ड के थ्रू ले रखा है, वो अलग से दिखाने के लिए बोल दिया है। मैंने बोला ना कि जितनी रिसर्च मेरी बनती है उसमें पूरे मैंने ये पॉइंट मैंने पढ़ा है कि इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस की कहीं पर भी हेडिंग नहीं होती, बेसिकली कहीं पर भी इसकी हेडिंग भी नहीं बनी हुई, नहीं इसकी एक अलग लास्ट में हेडिंग बना दी गई है उसके अंदर कॉस्ट शीट में बेसिकली। इसे आप मतलब आप एडमिन का पार्ट नहीं मान सकते, मान ही नहीं सकते, पहली बात तो बता के चलो, लिखा होगा लास्ट में, लिखा हुआ होगा इन्होंने, कह रहा हूँ लास्ट में लिखा होगा इन्होंने। हाँ वही तो कह रहा हूँ, जबकि टेक्निकली ऐसा है नहीं, कहीं पर भी नहीं है। आप इसे कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट मान रहे हो बट एक तरीके से मानते नहीं है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग गलत है, मैं भी बोल रहा हूँ। मैंने ये चीज कर दिया, ये पाप मैं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी किताब करवा रही है, और मुझे इसका लॉजिक कहीं से नहीं मिला, पहले बता रहा हूँ, अगर मिला होता तो मैं तुम्हें दे देता, मुझे लॉजिक मिल जाता कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगा, तो मैं तुम्हें बताता उसका लॉजिक कि भाई बनेगा बेसिकली। फी पेड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, परफॉर्मेंस बोनस पेड फॉर सेल्स स्टाफ, वैल्यू ऑफ, ये तो तुम्हारा ओपनिंग आ गया, ये तो तुम्हें पता है कहाँ यूज करना है, क्लोजिंग तुम्हें पता है कहाँ यूज करना है। अमाउंट रिलाइज बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्क्रैप सेल है ये तुम्हारी, और स्क्रैप सेल की शायद कहीं था मामला, मैं बोल रहा हूँ कहा था, वो तो ये तो वो है ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि ये क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लॉस हुआ है। मैंने आपको दो तरीके के लॉस बताए थे, एक है ना, एक तो मैंने आपको बताया था कि एक तरीके, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दिखा देंगे अलग से, इसका वहाँ भी आता है, वहाँ पे अलग से वो आता है, हाँ रिकवरी, क्रेडिट रिकवरी के नाम से आया हुआ ना हेडिंग वहाँ पर, यहाँ पे वो दिखाते हैं क्वालिटी R&D। फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अर्नब इस्पात उद्योग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, मतलब भाई अब आपको क्या क्या दिखाना है इसमें, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल, ये सारी चीजें आपको दिखानी है। बात क्लियर हो गई। अब पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे नहीं लिखा। हमने पॉल्यूशन कंट्रोल, और ये मुझे लग रहा है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ही आएगा, एक्सपेंस, इसे आप उसमें मान लो एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है, और एक रह गया हमारा ये वाला, इसे भी आप डायरेक्ट लेबर का पार्ट मान लो। चलो शुरू करें।
आ जाओ भैया। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे मिड ऑफ द पेज? और शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 23 पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है लाला जी। चलो अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? डायरेक्ट मटेरियल। अब तुम्हारा मन हो तो इसके लिए अलग से वर्किंग बना लेना, नहीं तो तुम इसके अंडर भी काम कर सकते हो। ठीक है। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल में पहले ले लो ओपनिंग रॉ मटेरियल, बिल्कुल आखिरी में दे रखा था ओपनिंग रॉ मटेरियल। आपको ओपनिंग रॉ मटेरियल दे रखा है ओपनिंग है 18 लाख और क्लोजिंग है 9,60,000। क्लियर है? 18 लाख। इसमें ऐड कर दो परचेजेस। अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग तुम बताते रहना, मैं तो ऊपर से चल रहा हूँ। ठीक है लाला जी। तो मुझे बार बार करना पड़ेगा ऊपर नीचे। हाँ जी। हाँ कितना? 0000 भाई ये दिक्कत है, इतनी बड़ी फिगर आ जाती है ना। और तुम्हें वो एक बात और बताऊं, तुम्हें नॉलेज दूं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना, मतलब कॉस्ट ऑडिट जब होता है, जैसे तुम फाइनेंशियल ऑडिट करते हो, स्टैच्यूटरी ऑडिट वगैरह करते हो, ये तो वही करते हैं। तो उनको ना जब वो बैलेंस शीट प्रेजेंट करते हैं एमसीए पे, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं कि फिगर्स इन लैख, फिगर इन थाउजेंड, ऐसे लिख देते हैं। और मतलब उस पॉइंट को एवं फिगर ऐसे आ रही होती है 1,00,000, 5,000, 5,954 रुपये पॉइंट, वो पॉइंट में डाल देते हैं। समझ गया? हाँ क्योंकि आगे तक तो और भी है, देखा जाए तो कंप्लीट फिगर तो आई नहीं, तो उन्हें अलाउड होता है मतलब इस तरीके से लिखना। कॉस्टिंग में ये अलाउड ही नहीं होता, पूरा लिखना पड़ता है एक एक फिगर। 1 रुपया भी एंड में आ रहा है ना, 1 रुपये भी दिखाओगे आप, ऐसा होता है। ठीक है भाई साहब, रॉ मटेरियल परचेस लिख दिया हमने। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है ना। फ्रेट इनवर्ड 11,20,000, सही कह रहा हूँ? 11,20,600 ठीक है। और तो कोई वो है नहीं। लेस बताओ क्लोजिंग। क्लोजिंग रॉ मटेरियल 9,60,000। बात की होगी, अमाउंट बताना लाला जी कैलकुलेट करके। ये माइनस होगा। दस करोड़ ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा लाला जी? तो दोस्तों इसके बाद क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर। अब लेबर वाले पॉइंट उठा लो, देखो ये तो आएगा नहीं, ये तो काट दिया मैंने। अब लेबर वाले पॉइंट उठा लो। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, वेजेस और है 29,20,000। लो जी इसके बाद कौन सा आ रहा है? ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉय पीएफ।
कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ESIS, कितना कंट्रीब्यूशन है? 3 लाख। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम पढ़ाया तो था लेबर में। एम्प्लॉय, जब हम एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाते हैं। प्रोडक्शन बोनस बताओ हैं? 2,90,000। और क्या दे रहे हैं? बस, इसके अलावा तो कोई डायरेक्ट लेबर निकला ही नहीं था हमारा। लगाना लाला जी, ऐड करना। बस हैं? 35,77,000। चलो, इसके बाद हमारा क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो भैया, ये आ गई डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, मैं खाली रॉयल्टी लिख रहा हूँ। कितनी थी? एक। पावर फ्यूल बताना लाला जी। 4,62। लाला जी उसके बाद बताना। परचेज ऑफ मोल्ड, कितना है? 8,96,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि लिखा हुआ है कि लाइफ 2 साल की है, तुम तो खाली 1 साल का बना रहे हैं ना, बाकी एक कवर अगले साल करेंगे। 8,96 है ना। चलो, उसके बाद क्या है? जॉब चार्जेस फॉर जॉब वर्कर, खाली जॉब चार्जेस लिख रहा हूँ मैं। कितने? उसके बाद देखना कोई और खर्चा लिखा है कि हमने। स्टोर एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, ये नहीं आएगा, यहाँ पे गलती लिखा है मैंने। स्टोर स्पेयर फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनता है। पावर फ्यूल बन जाता है ना उधर। ये है गाड़ी, बोलो कितना आया? 18,94,600। चलो, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है अभी देख लो। ये तुम्हें धीरे दिख रहा है, अभी आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा बहुत आइटम। हाँ जी, जोड़ना जा रहे थे। जब तुम डायरेक्ट चीज जोड़ देते हो, जोड़ना है, तीनों फिगर को जोड़ दो। 10, 19, 60, 600, 35,70,000। जब इतनी बड़ी फिगर आती है ना, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना। 10,74,75,25,200। ये हमारी क्या निकल गई? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या ऐड करते हैं बताओ? फॉर्मेट लिखा तुमने कहीं घर जाके? नहीं लिखा? लिखा ही ना होगा तुमने, नालायक और एक नंबर के। इसके बाद हम लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, चलो फैक्ट्री ओवरहेड में लिस्ट बनाते हैं। स्टोर एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, एक मिनट। स्टोर एंड स्पेयर्स कितना बेटा? 1,00,000, ठीक है। फिर ये हो गया डन। इसके बाद आ जाएगा फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप, प्लांट एंड मशीनरी का डेप, है ना। तो डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी,
हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी अभी सुन रहा हूँ। कितना है? 84 और 1,26,000। डिलीवरी व्हीकल आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, ये आ गया होगा। बोलो। एक लाख छब्बीस है ये भी। चलो, ये हो गया। फिर रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मशीनरी। किसका? 48। ये सेल्स ही आएगा नहीं, ये तो फिर चलो। फिर इंश्योरेंस में प्लांट मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग। अच्छा 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 अच्छा। ओके। पता ना क्या है। इंश्योरेंस प्रीमियम, चलो बोल रहा है। प्लांट मशीनरी। बोल। 31,200, 18,100 और ठीक है 36,000। ये तीनों फैक्ट्री हो गए। डन। आगे ये क्वालिटी कंट्रोल है, एडमिन है। फिर आगे देखो, सैलरी टू फंक्शनल मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोल। आ ठीक है, कितना है? 9,60,000। इसको ना हम वहां डाल सकते हैं। सुनो, इसको सुनो सुनो, ये गलत है। यहाँ पर मैंने फैक्ट्री लिख दिया था, इसे यहाँ डालो। एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन कंट्रोल है ना, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले। बस हो गया, बाकी कोई फैक्ट्री ओवरहेड नहीं। बेटा जोड़ना जरा इसे। 15 लाख, इसे जोड़ के 15 लाख आ गया। भाई मेरे को तो दिख नहीं रहा 15 लाख। हाँ तो वो क्यों ले लिया है? वो मत लो ना। है, ये 18,000 तो है। वो भी गड़बड़ लग रही है मुझे। 580 बना रहा है। गलत लग रहा है। कुछ भूले हैं क्या? हाँ, गलत है। कोई दिया ना। चलो ठीक है, चलो बोलो आगे। बोलो बोलो बोलो, कितना है? चलो ऐड करो, करो ऐड करो।
कोई बात नहीं, करो। 10 लाख, हाँ 10,800, ये आ गया। ये तुम्हारी आ गई ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें सुनो, अब इसमें ऐड करो ओपनिंग WIP, बताओ मुझे फटाफट से, और लेस करो क्लोजिंग WIP, बताओ फटाफट से कितना। 9, 30 ऐड हो रहा है, 20, 9, 20 -8,70,000 करो। ये आ गया तुम्हारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ बेटा, कितना आ रहा है? 10, 80, तो वही, अच्छा 56,500, ठीक, ठीक है। अब इसमें ऐड करो, कौन सी एडिंग है? क्वालिटी कंट्रोल है ना, क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल में तुम्हारी आ रही है एक्सपेंस पेड क्वालिटी कंट्रोल चेक, है ना, एक्सपेंस, और 2,000 है ना, 2,000 है ना, राइट मारो, 19,600, 96,200, टोटल करो। 1,00,000, R&D के एक्सपेंसेस कितने हैं? एक ही है, डायरेक्ट है, कितना है? 18,000। R&D के एक्सपेंस एक ही है, एक ही है, एक ही है। उसके बाद फिर से एडमिन ओवरहेड भी है। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे समझ लेना बस चीजों को। आप यहाँ पे एडमिन ओवरहेड ले रहे हो, बट जो कि प्रोडक्शन से कनेक्टेड है। टेक्निकली पहले भी इन्हें फैक्ट्री ओवरहेड ही मान लेते थे, इन्होंने यहाँ पे एक अलग हेडिंग बना दी, बेसिकली एडमिन ओवरहेड की, ये प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, पहले भी इन्हें फैक्ट्री ओवरहेड ही मान लेते थे। तो मे भी हो सकता है कि मे बी यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज बिटवीन फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन कनेक्टेड। आप एडमिन पकड़ लोगे, एडमिन पकड़ने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, बट एडमिन और वही प्रोडक्शन से कनेक्टेड, उनको पकड़ने में हो सकता है कि तुम थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। एग्जाम्पल कि भाई देखो ये जैसे ये वाला नाम दे दिया, नहीं नहीं, हाँ, कि इन्होंने जैसे ये वाला नाम दे दिया, ये वाला देखो, ये वाला पढ़ो, एक्सपेंड पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और फैक्ट्री वर्क। तो ये नाम देखते के साथ ही पता लग रहा है, अच्छा ये एडमिन वाला खर्चा है और प्रोडक्शन से कनेक्टेड है। अब बट जैसे ये नाम दे दिया एक्सपेंस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, समझ गए? तो पॉल्यूशन कंट्रोल, अब इसे आप एडमिन में डाल सकते हो, या फिर अगर आपको लगे तो आप इसे फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और था, देखो ये रहा देखो, ये रहा ना, ना अभी तो पता लग जाएगा, देखिए कॉस्ट प्रोडक्शन जम आएगी बस, हाँ हाँ हाँ, उस पर फर्क पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम आएगी मेरे भाई, देख ले। जनरल में कौन डालने के लिए कह रहा है? मैंने तो ये बोला है कि आप हो सकता है कि इस खर्चे को लेकर आप कंफ्यूज हो जाओ कि फैक्ट्री ओवरहेड है या एडमिन है, या तो आप इसे फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने जनरल में नहीं बोला डालने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले लिखेंगे एक्सपेंसेस फॉर
प्रोडक्शन कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल था। पॉल्यूशन कंट्रोल। एक आपको सैलरी दे रखी है, सैलरी फॉर, उसके बाद है फॉर एडमिन। चलो अमाउंट बता देंगे अब। हम्म हम्म 18। चलो आगे बढ़ो, जोड़ो। 12 39। हाँ हाँ 11। सही है, नहीं अभी तीनों को नहीं। और अब अलग ही कौन सी आईडी, ये हो गई, ये हो गया, बस स्क्रैप ही बच रहा है मेरे अकॉर्डिंग। एडमिन, हाँ प्राइमरी पैकिंग डालो, पहले प्राइमरी पैकिंग बताओ। वो तो लग गया, लिख तो दिया। प्राइमरी पैकिंग बोलो। दो नहीं है, एक ही है। हाँ और कौन सी एडिंग है, क्रेडिट, क्रेडिट रिकवरीज है ना, ये है ना। कितनी, बिल्कुल क्वेश्चन के एंड में दे रखी थी, ये लेस होगी बस, और तो कोई हेडिंग शायद लगती नहीं है ना। 1 मिनट, चलो। ये आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। बताना लाला जी। 10 80 56 500। हाँ ठीक है, अब इसमें ऐड करो, बताओ फटाफट दे। कितना माल, हाँ कितना माल पहले से था बना हुआ। 11 लाख ओपनिंग था, और बच कितना रहा है। ये आ गया हमारा क्या, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बताओ उसके बाद कौन सी हेडिंग आती है, एड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ब्रैकेट में क्या लिख दूं, चलो भाई। यहाँ से शुरू होगा ना, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। पहले ले लेते हैं क्या, डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग। एक मिनट, 56 हजार। उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस, है ना। व्हीकल बाय
बताना डायरेक्टर का व्हीकल कितना ले रहा खर्चा। चलो भैया, ये तो हो गया। फिर आ जाओ, इंश्योरेंस तो हो गया था हमारा। फाइनेंस एंड अकाउंट है, सैलरी है ना, सैलरी फॉर फाइनेंस कितना, 18। ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग आएगी नहीं। सैलरी जनरल मैनेजर, बताइए जीएम सैलरी कितनी है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा है। 12,56,000। चलो भैया, नहीं इतने पे काम ही नहीं करता कोई। मैं बता रहा हूँ ना, मेरा दोस्त करता है काम इस लेवल पे, उसका पैकेज है लगभग 20 लाख के आसपास का। चलो आओ, पी पेड फॉर ऑडिटर। कोई बात नहीं, तू ऑडिटर फीस बोल अपने मुझे। फिर लीगल एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर फीस कितनी, उसके बाद कौन सी फीस है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है 220। ये हो गया, ये हो गया, बस ये तो हो ही गए थे तीनों। और तो कोई नहीं है, करो ऐड इन्हें। 27 लाख 60। मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है। इसके बाद बताओ कौन सी हेडिंग आती है। अरे नहीं, एक साथ ही होगा। एस एन डी, सेलिंग एंड, अब बच्ची कुछ सारी एस एन डी बच रही होंगी बस। डेप्रिसिएशन डिलीवरी, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है 18,000 में भी था। सेल्स एंड मार्केटिंग सैलरी 10,12,000। सेकेंडरी भाई, इसमें 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 1,12। बोलो कितनी। वो अलग देखेंगे, पहले और देख लो। परफॉर्मेंस पेड, परफॉर्मेंस बोनस, एक 80, 14 लाख। अब दिखा दो इंटरेस्ट, सात लाख।
हो गया लाला जी खत्म। ये आ गई हमारी, बस इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, करना, जोड़ो। That's 27,72,600 छोड़ दिया। 11,13,00,000 जोड़ो 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 जोड़ो। 14,08 कोमा कोमा कोमा। ठीक है, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब है जितना हमने माल बेच दिया तो माल बेचने तक हमारी कितनी लागत आ रही है। अब सेल में से अगर माइनस कर देंगे तो हमारा मार्जिन पता लग जाएगा। हाँ बस इसमें अब कौन से खर्चे ऐड नहीं करेगा, ये इनकम ऐड नहीं करेगी, खर्चे लेस ही करेगा, वो है फाइनेंस वाली, वो अलग चीज हो गई बेसिकली। अच्छा अब दूसरी बात क्या है कि आपको जो इन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, इन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ था कि फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग, यानी कि इन्होंने एक एक्चुअल खर्चे दे रखे हैं। दैट मीन्स यू आर मेड एक्चुअल कॉस्ट शीट, मतलब एक कॉस्ट शीट होती है जो हम प्रिडिक्टेड बनाते हैं, समझ गए, अनुमान लगाते हैं, फिर हम एक्चुअल बना लेते हैं कॉस्ट शीट, समझ गए, ये होता है। कर दो, बंद कर दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत आसान है। अब जब तुमसे ये हो गया ना तो बाकी तो तुम कर लोगे, आराम से कर लोगे। देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड ऑफ जून टू जून 30, मतलब एक महीने का डेटा है ये कुल मिला के। और अगर तुम देखोगे तो जून 1 होगी तुम्हारी ओपनिंग और जून 30 होगी तुम्हारी क्लोजिंग। ये बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि आप इसे ओपनिंग तरह ट्रीट करोगे, इसे क्लोजिंग तरह ट्रीट करना। तो ये क्या है तुम्हारा मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, ये क्या है तुम्हारा WIP का ओपनिंग क्लोजिंग, और ये क्या है तुम्हारा फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग। बात क्लियर हो गई। परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग जून 2020 ये परचेज है, इससे क्या पता लगेगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पता लग जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। फिर आपको दे दी वेजेस पेड, ये होगी तुम्हारी डायरेक्ट लेबर, ये होगी तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड, सीधे सीधे रखे ना, आइटम नहीं रायता, हाँ कुछ भी नहीं है ना। इसलिए मैंने धाकड़ क्वेश्चन पहले करा दिया, अगर मैं पहले ये कराता था तो तुम्हें बहुत कुछ लगता, और वो लगता कि हाँ वो क्या करा दिया, आसान है, नहीं हार्ड नहीं है एक्चुअली। मैं बताऊँ ना लिस्ट है, आपने क्या करा, आपको बाइफिकेशन पता नहीं चाहिए कौन सा खर्चा किधर जाना चाहिए, बस ये है। हमें भी ये करना होता है, हमें भी दिमाग लगाना होता है। इससे हम हमारा आधा ऑडिट तो पता है कंपनी ही करवाती है, क्योंकि कंपनी नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट तो करती नहीं है, परमानेंट कॉस्ट अकाउंटेंट तो रखती है अपने पास, मोस्टली तो कहीं तो CA भी नहीं रखती, अकाउंटेंट ही बैठे हुए होते हैं बेसिकली। ठीक है, वेजेस आओ, वेजेस इधर देखो, वेजेस पेड, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड क्या लिखा देखो, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सीधी सीधी हेडिंग है, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आखिर में आएगा, और क्या लिखा है सेल। क्या पूछा गया है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऐसे स्टेटमेंट बना दो जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दिखे, क्या दिखे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, COGS, नेट प्रॉफिट। तुम निकाल, जब सेल दिखाओगे तो नेट प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, बस तुम्हें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल में से क्या कर देना है, सेल्स को माइनस कर देना है, मतलब सेल में तो कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस कर देना है, आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्लियर ही नहीं है, तुम्हें बता दे रहा हूं तुम्हें क्या करना है,
जैसे तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे इस क्वेश्चन में, तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखोगे नेट प्रॉफिट ऐसे करके, और यहाँ पे लिखोगे सेल, और तुम्हें गिवन है इसके और इसका जो बीच का डिफरेंस है वो यही तो होगा, तो ये दिखा देना। समझ गए? कर दो ये वाला क्वेश्चन, बताओ कर लोगे तो बात ही खत्म, क्योंकि मैंने तो ब्रह्मास्त्र सिखा, मैं तो नहीं है क्या है बताओ। फॉर्मेट हमें रिकॉल हो तो क्या फॉर्मेट, सारा फॉर्मेट का खेल था। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अगेन आपको ये 1 महीने का डेटा दे दिया, बात क्लियर हो गई। और आपसे क्या पूछा गया है, देखो अब मुझे बताते रहना, तुम्हें समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आर वर्क, मशीन आर रेट, ये ध्यान रखना। सबको ओवरहेड पढ़ाया गया है, ओवरहेड पढ़ा के ला रहा हूँ, मशीन आर रेट पढ़ा दिया है, हाँ ये ना। और मशीन आर रेट क्या कवर करता था, ओवरहेड कवर करता था। मशीन आर रेट का मतलब होता है मशीन के 1 घंटे का ओवरहेड, ये होता था ना। और मशीन किससे कनेक्टेड है, फैक्ट्री से। यानी कि अगर मैं मशीन आर रेट की मशीन 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना। बुद्धि लगानी है हमें बस। ये क्या है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये क्या है हमारा डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी हमारी। मशीन आर वर्क, मशीन कितने घंटे चली है 10,000 घंटे, मशीन के 1 घंटे का रेट कितना है 8,000। तो बताओ इसकी जब मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा 80,000 फैक्ट्री ओवरहेड। समझ गए? एडमिन ओवरहेड कौन सा वाला है, जर्नल। जर्नल वाला कहाँ था, ऊपर या नीचे, नीचे की तरफ आता है, बहुत बढ़िया। सेलिंग ओवरहेड, अब देखो क्या लिखा, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट नहीं, हाँ बार बार ये तो समझानी है। यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम कौन सी यूनिट लोगे, प्रोडक्शन यूनिट ही लोगे, आप लोगे यूनिट्स विच आर सोल्ड। आप खाली कौन से लोगे, जो आपने यूनिट बेची दी है। अब देखो 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 देखो, यूनिट आपने बनाई कितनी 4,000, बेची कितनी 3600। तो आप यहाँ जो 5 से मल्टीप्लाई करोगे वो 3600 की करोगे मल्टीप्लाई, आया समझ में नहीं आया, बात ही खत्म हो गई। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट जब आप 3600 की मल्टीप्लाई कर दोगे इससे 125 से, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, सेल्स निकल जाएगी, प्रॉफिट पता लग जाएगा तुम्हें। बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं क्या पूछा गया, पूछो देखो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव शोइंग कॉस्ट पर यूनिट बतानी है। मतलब आपको सुनो, आपको ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिससे कॉस्ट पर यूनिट पता लग जाए तुम्हें, और प्रॉफिट फॉर द मंथ, और पूरे महीने का प्रॉफिट पता लग जाए। एक तो एक यूनिट की पर एक यूनिट की कॉस्ट। अब इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आप अलग से फॉर्मूला दिखा दो, लेकिन इन्होंने लिखा है कि आपको एक ऐसी कॉस्ट शीट बनानी है जिसके अंदर ये आइटम दिखे। सुन नहीं रहे मेरी बात, यहाँ पर आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो कॉस्ट पर यूनिट तो बड़े प्यार से निकाल सकते हो टेक्निकली, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस, 1 यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। बट आपको ऐसे नहीं निकालना, समझ गए मेरी बातों को, कि टोटल कॉस्ट ली एक फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल के दे दिया, नहीं। इन्होंने बोला क्या है कि आपको एक ऐसी कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है जिसके अंदर ये हमें दिखे। तो ये चीज मुझे कहाँ दिखनी चाहिए, स्टेटमेंट के अंदर, और जो तुम कैलकुलेट करते हो वो स्टेटमेंट के बाहर कर रहे हो कैलकुलेट। आया समझ में नहीं आया? तो इस टाइप की कॉस्ट शीट में देखो फॉर्मेट तुम्हारे सामने है, तुम्हें इस तरीके से काम करना है, तुम्हें इस तरीके से काम करना है। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, ये दिखा रहे थे और ये वाली अमाउंट दिखा रहे थे, बोलो हाँ या ना। बस अब तुम क्या करोगे, एक पर यूनिट वाले एक हेडिंग और बना दोगे। जैसे बताओ तुमने कितना प्रोडक्शन करा, 4,000। क्या रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, क्या WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, नहीं दे रखा। तो तुम क्या करो, 180 को 4 से डिवाइड कर दो, 4,000 से करो, 45 आ जाएगा, है ना। फिर 90 को, है ना, फिर इसको, मतलब 4,000 डिवाइड करते चले गए। क्लियर ही नहीं है? बस एक चीज ध्यान रखना, जब तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर दी है, 4,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस कर दी है, बोलो हाँ या ना। बट 4,000 बेची नहीं है, बेची कितनी है 3600,
तो 400 आपके पास बच रही है ना क्लोजिंग, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करते हो, बट क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्या करोगे, माइनस। ओपनिंग तो है ही नहीं, क्लोजिंग कैसे लेस करोगे, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी निकाल दी अब तक, 80 तक, सारी ऐड होती जा रही है, या फिर कैसे करोगे, 3.5 लाख को 4 से डिवाइड कर दो, है ना, ठीक है। और हम पे कितना बच रहा है माल, 400, 400 इंटू 87.5, आ गया ना समझ में आ गया ना, कि भाई एक यूनिट इतने की पड़ रही है, 400 यूनिट अभी बिकी है नहीं, इसने में से इतना माल बच रहा है, बाकी इतना माल बिक गया। और कितने का बिक गया, 125 के, सॉरी, अच्छा हाँ, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स थोड़ा एडमिन वाला दिखा दिया और सेलिंग ओवरहेड दिखा दिया, तो टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल, ये तो आगे सीयूजीएस, ये आगे तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल। फिर तुम चाहो तो एक ही स्टेटमेंट में काम कर सकते हो, इन्होंने अलग अलग बना दी, ये सेल्स दिखा दी, फिर कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस कर दिया, ये प्रॉफिट दिखा दिया, आ गया। तुम उसके अंदर भी काम कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर दोनों चीज दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आया, क्लियर है, कर कर लोगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। मेन बात वही थी कि वो बड़ा क्वेश्चन था, अगर वही हो गया तो सब कुछ हमें क्लैरिटी पॉइंट वैसे ही आ गया, नहीं तो क्वेश्चन कुछ था नहीं। पूरी क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो दो ही बातें ध्यान में रखनी है, पहला है फॉर्मेट, कि फॉर्मेट हमारा सीक्वेंस में चलना चाहिए, और दूसरा है कि जब नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा मिलेंगे तो वो कौन सा आइटम किस हेड में जाने वाला है, उसकी थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। और मैंने क्या बोला, सारी क्लैरिटी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिटिल बिट अगर आप कंफ्यूज होगे तो बिटवीन एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले और फैक्ट्री ओवरहेड में कंफ्यूज होगे, क्योंकि एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले की कोई पहले हेडिंग नहीं थी, अब बनाई है इन्होंने नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, पहले ये सब फैक्ट्री ओवरहेड के पार्ट बनते थे, समझ गए, क्लियर है। हाँ, क्वेश्चन खत्म, ठीक है, है? तो जैसे आसान से चैप्टर था, हाँ वो छोटे हैं, छोटे हैं। दिन में खत्म। ठीक है, अब आपकी बुक में ही, मेरे बुक में भी 2 या 3 क्वेश्चन कर लोगे बड़े प्यार से, ऐसे ही है, बड़ा क्वेश्चन तो शायद ही मैंने कोई छापा हुआ है, ठीक है। तो आपको होमवर्क है कि मेरी बुक से खत्म करना है, और आपके मॉड्यूल में ही 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और मैं समझ रहा हूँ वो बड़े प्यार से हो जाएंगे, जो तुम्हें समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना, हाँ कमेंट कर देना, पूछ लेना। अच्छा लो, मेरी बुक के क्वेश्चन ले लो, फोटो खींच लेना। लो, चलो ये वाला पढ़ोगे, आज ये वाला पढ़ ले दो क्वेश्चन। ये लिखा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18। आपको देखा ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल परचेज और फ्रेट इनवर्ट, ये 4 चीजें कहाँ यूज होंगी, रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालने में। ये तो बात तुम्हें क्लियरिटी आ गई होगी, बोलो हाँ या ना। अभी देखो क्या लिखा, क्या लिखा है, डायरेक्ट वेजेस पेड, डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, बताओ क्या करोगे इसका, क्या क्या कॉस्ट अकाउंटिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्रूड प्रीपेड एडवांस, इससे मतलब है नहीं, कॉस्ट शीट को मतलब है अपनी कॉस्ट से, या पे करियो या ना करियो। तो अगर देखा जाए ना टेक्निकली हमारी कॉस्ट क्या है, ये दोनों ही हमारी कॉस्ट है। मुझे अलग से ये ध्यान रखना, कॉस्ट शीट के अंदर ये और ये अलग अलग मत दिखा देना, तुम कॉस्ट शीट में सिर्फ एक हेडिंग लगाओगे डायरेक्ट वेजेस, समझ गए, और सीधा प्लस करके अमाउंट डाल देना। हमें मतलब ही नहीं हमने क्या आउटस्टैंडिंग है क्या पेड है, हमें मतलब हमारी कॉस्ट क्या है, आया ना।
बात खत्म। फैक्ट्री ओवरहेड समझो क्या लिखा है, 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, तो वो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी तुम्हारी, उसका 20% निकाल देना, कर पाएंगे, बहुत बढ़िया। वर्किंग, फिर उसके बाद क्या करोगे, वर्किंग प्रोग्रेस ओपनिंग एट क्लोजिंग लेस, क्या आ जाएगी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, बहुत बढ़िया। फिर एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो ऐड करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बाद में आएंगे, फिनिश स्टॉक तुम्हारा ओवरहेड के हाँ बाद आएगा, नहीं इसी में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएगा ना, ठीक है। फिर है ना, ये आपका दे रखा है फिनिश ओपनिंग वाला दे रखा है, ठीक है। और सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल ये वही हो गया एक तरीके से क्रेडिट रिकवरी, है ना, तो वो तुम्हारा आ जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, आ जाओ, द फर्म प्रोड्यूस, फर्म ने कितना प्रोड्यूस करा माल, 14,000 यूनिट ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर वाज वैल्यूड एट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द फर्म सोल्ड इतने यूनिट एट अ प्राइस ऑफ रुपीज दिस ड्यूरिंग द ईयर। एक बात, एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ी बात बोलना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ दी बच्चों को वैसे पता होगा कि सब मटेरियल पढ़ के बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और मटेरियल नहीं भी पढ़ा है तो आपने अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा हुआ है, वहां पर आपने पढ़ा होगा फीफो लिफो वगैरह वगैरह, है ना। देखो अगर कई बार ना यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि जब आपको ना ओपनिंग स्टॉक का तो दे रखा है वैल्यूएशन, ये रहा, सही बात ही नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमें नहीं पता, बात क्लियर हो रही है। क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने माल कितना बनाया, अब कॉमन सेंस लगाना, कैलकुलेटर करो, सारे बच्चे आते अपने कैलकुलेटर उठा लो, आपने माल कितना बनाया 14,000, आपके पास माल पहले से कितना था 1217, ऐड कर दो, कितना हो गया 15,217, और 15,217 में से कितना माल बेच दिया आपने, 153, हाँ, तो 1,064 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, मतलब क्लोजिंग फिनिश गुड्स हम कहेंगे, बट 1,064 क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो है उनका वैल्यूएशन क्या है, हालांकि इन्होंने बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, उनका वैल्यूएशन कैसे निकालोगे, नहीं भाई 618 सेलिंग प्राइस है, ठीक है। आप सुनिए, मेरा मेरा सब समझ में आया पहले कि भाई हमें ओपनिंग का तो वैल्यू बता दिया, क्लोजिंग का नहीं बताया, हालांकि इन्होंने बता रखा मैं तुम्हें समझा दूंगा, इन्होंने वही बताया जो मैं बताऊंगा, जस्ट ऑलवेज अप्लाई फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी ऑब्वियस ही बात, अब कॉमन सेंस लगाना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पुराना माल पहले बेचा होगा, तो पुराना माल कौन सा है हमारा, ओपनिंग, ये बिक गया होगा, यानी कि क्लोजिंग में जो माल बच रहा है वो लेटेस्ट वाला बच रहा होगा, क्या मेरी बात ये डाइजेस्ट हो रही है, हाँ ये पढ़ा है ना हमने कि भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, फीफो लगाना है ना, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले पुराना माल बिक दिया होगा, अब जो बच रहा होगा, जो तुमने बोला 1,064, वो कौन सा बच रहा होगा इस 14,000 में से जो नए बनाए हैं हमने, तो 14,000 का तुमने वैल्यू निकाला होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला होगा ना, अभी निकाला भी था तुमने, क्वेश्चन करा था, देखो ये देखो, ये आ गया, तो इस क्वेश्चन का सहारा ले रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, तो बस हमारे अभी इस वाले क्वेश्चन में तुमने यूनिट कितनी निकाल रखी, 14,000, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा होगा, तो तुम्हें एक यूनिट का अमाउंट पता लग जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर देना 1,064 से, आया में नहीं आया, क्लियर है। और इन्होंने बोला भी यही है बेटा, अब पढ़ो, इन्होंने बोला भी यही है, पढ़ो कि द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट, समझ गए, इन्होंने बोला भी यही है, मतलब भी इनडायरेक्टली आपको क्या कह रहे हैं, फीफो लगाने की बात कर रहे हैं, और अगर क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहे तो फीफो ही लगाना है आपको, लेकिन लिख मत देना कि वी आर अप्लाइंग फीफो मेथड, लिखना मत कहीं पर भी, ठीक है, आप लगा देना, समझ गए, बात क्लियर हो गई। आपका ऑटोमेटिक फिर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगा, उसके अंदर अपने एडमिन वाले खर्चे सेलिंग ऐड करना, कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करना, आपका मार्जिन सेल निकल के बाहर आ जाएंगे, समझ गए, बात क्लियर हो गई, हाँ बात क्लियर हो गई, आया लाला जी समझ में, आसान था, कर पाओगे, मैं कर दूं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम बड़ा क्वेश्चन करके बैठे हैं, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो प्रेजेंटेशन का अंतर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, मैं आपको बस मेरे को दो ही क्वेश्चन छापे हुए हैं, अच्छा समझ गए।
तो लो, मैंने ये वाला क्वेश्चन की फोटो तो खिंचवा दी थी, लो एक बार दोबारा मौका दे रहा हूँ, खींच लो। हाँ ठीक है, और उसके बाद कोई पुराना काम पेंडिंग तो नहीं पड़ा होगा भाई तुम्हारा? दोनों से पूछ रहा हूँ मैं तो, पुराना कॉस्टिंग का काम पेंडिंग है कोई? बेटा ऐसा मत करो, तुमसे पहले वाला जो बैच गया था ना, वो बहुत अप टू डेट काम कर रहा था, अप टू डेट काम कर रहा था, पेंडिंग नहीं छोड़ रहा था अपना कोई भी काम। एक्चुअली क्या है, फिर तुम्हारे डाउट ऐसे आएंगे बल्क में, सुनो, फिर तुम्हारे डाउट बल्क में आएंगे निकल के, और ऐसे ऐसे डाउट आएंगे जो तुम खुद भी कर सकते थे। किसके? हाँ कर लो, कोई बात, उसको ऐसे भी कर सकते हो, जो वर्ब ओरली हो सकता है वो ओरली कर लो, लिख के करना लिखिए, वैसे तो फर्स्ट टाइम में लिख के करना चाहिए। अब देखो ऑब्वियस बात है, आप अकाउंट और नोट्स प्रॉपर, नोट्स प्रॉपर, ठीक है। चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, बाय बाय।